Hello everyone, my name is Saif Ahmed, your physics instructor and I welcome you all to my YouTube channel PhiCraft. So बेटा हमने लास्ट टाइम प्रेशर से स्टार्ट लिया था और हमने प्रेशर का एक फार्मूला पढ़ा था P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो F है ये अप्लाइड फोर्स है और जो एरिया है वो कॉन्टैक्ट एरिया है, और हमने ये वर्क एग्जाम्पल सॉल्व भी की थी। उसके बाद हमने कुछ डिस्कशन की थी इस फ्लूइड प्रेशर पे कि बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि जब भी फ्लूइड में प्रेशर की बात आती है तो हम जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं बेटा, वैसे वैसे प्रेशर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। इसकी लॉजिक हमने बड़ी आसानी से इस राइट साइड वाली डायग्राम से सीखी थी कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो एयर मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो इंक्रीज होता जाता है, जस्ट बिकॉज के हर लेयर ने अपनी से ऊपर लेयर का एक वेट उठाया हुआ है। सो हमने ये एक प्लान बना लिया कि हम जब भी डेप्थ में जाएंगे हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और हुआ भी ऐसे कि जब हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं सो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे बेटा जो प्रेशर की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद हमने थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि हमने देखा कि जब हम टॉप लेवल पे होते हैं तो वहां पे जो एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी है वो बेटा बहुत ज़्यादा कम होती है। दैट्स मीन कि ये फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कोई स्पेस का एरिया है जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है। दैट्स मीन ऑब्वियसली यहाँ पे सांस लेना भी मुमकिन नहीं है। तो दैट्स मीन कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन और गैसेस है ही नहीं, गैसेस मतलब लो लेवल पे, और एयर है ही नहीं वहाँ पे, सो यहाँ पे जो एयर का प्रेशर होगा, एयर प्रेशर कह दें या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह दें, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा, या हम इसको एक वर्ड दे देते हैं, मिनिमम का वर्ड दे देते हैं। क्लियर। अब जैसे जैसे बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इस एरिया में जो एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी है अब वो इंक्रीज हो गई है। दैट्स मीन यहाँ पे जो एयर प्रेशर है या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, वो एज कंपेयर टू द अपर लेयर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हो रहा है। क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कोलिजन है, उनकी बम्बार्डमेंट है आपकी बॉडी के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉरी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर में हम रखते हैं। क्लियर। और जैसे ही हम डेप्थ बिल्कुल सबसे लास्ट रीजन में आ जाए, इस रीजन में आ जाए, यहाँ पे चूंकि ये एक ओशन ऑफ एयर है तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पे जो हमें एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमें मिलता है, हम जो फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ सबसे ज़्यादा होता है बेटा? जितना ज़्यादा आप डेप्थ में आते जाते हो। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इस केस में फॉर एग्जांपल ये जो ह्यूमन है, एक जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, दैट्स मीन वो माउंटेन के ऊपर है। क्लियर। और एक यहाँ पे है। अब चूंकि अगर आप देखो तो इसको ये एरिया सूट कर रहा है और ऑब्वियसली जो अर्थ है वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स को ये एरिया सूट कर रहा है। क्लियर। सो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी है बेटा वो दूर दूर है, डेंसिटी कम है क्योंकि उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा है और ऑब्वियसली वो नंबर में भी कम है एयर मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं ग्राउंड लेवल पे, अर्थ लेवल पे, सी लेवल पे, तो वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो बेटा ज़्यादा है। दैट्स मीन कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलिजन होगी, बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट होगी बॉडी के ऊपर। तो हम ये एनालिसिस कर लेते हैं कि जितनी ज़्यादा हम डेप्थ में आते हैं, जितना ज़्यादा हम नीचे आते हैं, सी लेवल पे आते हैं, वैसे वैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एयर का प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पे बेटा हम एक और रिजल्ट को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, अभी हम मजीद इसकी डेप्थ में देखेंगे। हमने ये डिस्कस कर लिया कि जब हम एयर में होंगे, हमारे सराउंडिंग में एयर होगी, तो हमारे ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड कर रहे होंगे, हमारी बॉडी के साथ बम्बार्ड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी के ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये एयर है, ये वाटर है, तो आप गौर करें कि जब ये ऑब्जेक्ट इस एयर में, स्विमिंग पूल में, इस टाइम वाटर फिल नहीं है, तो यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो एयर का प्रेशर एक्ट कर रहा है। क्लियर। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन एक आपसे बनता है कि जो प्रेशर की डायरेक्शन है हर डायरेक्शन में इक्वल है। दैट्स मीन कि यहाँ से भी इक्वल प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी इक्वल प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, और हर डायरेक्शन में लग रहा है।
इसी स्विमिंग पूल को अगर हम वाटर से फिल कर दें स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे बेटा कि ये जो एरो का जो साइज है यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा इंक्रीज करके दिखाया हुआ है। दैट्स मीन के एयर में अगर प्रेशर कम है या नॉर्मल है या जितना भी है, एज कंपेयर टू द वाटर, एयर में प्रेशर क्या है, कम है, तो वाटर में प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। ये एरो का साइज देखिए, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है कि जो प्रेशर है अब वो इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब है कि एयर में प्रेशर जो है बेटा वो क्या है, प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी वैल्यू अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने लगे हैं। लेकिन जो फ्लूइड में, जो वाटर में स्पेशली जो हमें प्रेशर देखने को मिला है वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एयर। इसी तरह इस राइट साइड डायग्राम में अगर आप देखें तो एक क्यूब जो है ये इन्होंने वाटर में इमर्स किया हुआ है और इसके ऊपर भी जो प्रेशर लग रहा है वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ओके जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आपके मजीद क्वेश्चन जो है, जो कंफ्यूजन है वो बेटा और ज़्यादा क्लियर होने लगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्स हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एयर प्रेशर जो है ऑब्वियसली वो क्या है, कम है। दैट्स मीन कि हम यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं ब्रीथ भी नहीं कर सकते, वैक्यूम है, स्पेस है, तो यहाँ पे ये जो एयर प्रेशर है वो मिनिमम है या जीरो है। अब बेटा जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आते हैं और नीचे आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, जो एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, उनकी कोलिजन्स इंक्रीज होती जा रही हैं, बम्बार्डमेंट उनकी आपकी बॉडी के साथ वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है। इसी तरह अगर आप इस कॉलम को देखें तो यहाँ पे भी सेम फिनोमेना डिपिक्ट किया जा रहा है कि जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स जो टॉप लेवल पे हैं वो क्या है, वहाँ पे कम है, और जैसे जैसे आप बॉटम की साइड पे आ रहे हो एयर मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी वो इंक्रीज होती जा रही है। क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि एयर मॉलिक्यूल्स बम्बार्ड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। अगर आप ये राइट साइड वाली डायग्राम को देखें जिन्होंने इन्होंने सी लेवल पे जो एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोलिजन हो रही है वो उन्होंने प्रेजेंट की हुई है। तो अगर आप देखो बेटा तो यहाँ पे ये जो ह्यूमन बॉडी है इसके ऊपर एयर मॉलिक्यूल किस तरह से आके लगातार कोलाइड कर रहे हैं। तो इस कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ, इस बम्बार्डमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि एयर प्रेशर किस तरह क्रिएट होता है, बम्बार्डमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल, कोलिजन्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल, किसके साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी बॉडी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बेटा जो एयर प्रेशर है वो क्या है, अप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फिर बॉडी के ऊपर अगर इतना प्रेशर अप्लाई हो रहा है एयर मॉलिक्यूल्स का, तो बॉडी कंप्रेस क्यों नहीं कर जाती, कोलैप्स क्यों नहीं कर जाती? बेटा ये ज़रूर कंप्रेस करती अगर अंदर का जो प्रेशर है, जो ब्लड का बाहर की तरफ प्रेशर है वो इक्वल होता है आउटसाइड प्रेशर के, हम कह सकते हैं। क्लियर? अगर ये इक्वल ना होता तो हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाती। इसी तरह अगर आप हाई एल्टीट्यूड में चले जाओ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो एज कंपेयर टू द सी लेवल यहाँ पे कम है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन अगर यही बॉडी आप सी लेवल पे लो तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो अगेन वही बात, डेप्थ इंक्रीज कर रहे हो, जितना ज़्यादा बॉटम की तरफ आ रहे हो प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल की डेंसिटी उतनी ज़्यादा है। सी लेवल पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, हम इमेजिन कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, और यहाँ पे जो कोलिजन है मॉलिक्यूल्स की वो उससे भी जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ये स्लाइड हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, इसको एक दफ़ा फिर दोबारा देख लेते हैं, और यहाँ से हमने जो रिजल्ट बेसिकली सेव करना है अपने नोट्स में, इसको लिख लीजिएगा बेटा। इस पूरे थ्योरी के पोर्शन को हम यहाँ से एक लाइन को कॉपी कर रहे हैं। वो लाइन ये है, हेंस प्रेशर इन द फ्लूइड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है फ्लूइड से। क्लियर? सो ये आपके सामने एक डायग्राम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो प्रेशर, एक पॉइंट तो हमें पता चल गया कि प्रेशर इन फ्लूइड्स एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, दैट्स मीन हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि प्रेशर को अप्लाई किया जा रहा है। क्या मतलब निकला? मतलब सिंपल निकला कि ऐसे ही समझो कि एक डोर है, तो उसको अगर अंदर से 2 पर्सन पकड़ के खींच रहे हैं अंदर की तरफ और बाहर से भी 2 पर्सन खींच रहे हैं बाहर की तरफ, वो दोनों और सारे 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या वो डोर ओपन होगा? नहीं ओपन होगा। दैट्स मीन के नेट फोर्स का जो इफेक्ट है वो बेटा क्या आने लगा है, 0 आ रहा है। दैट्स मीन आउटसाइड फोर्स इज इक्वल टू इनसाइड फोर्स। सेम इसी तरह ये मैकेनिज्म देखते हैं हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी, कि जो लेफ्ट साइड से प्रेशर लग रहा होता है वो बाय नेचर
राइट साइड के प्रेशर के बराबर होता है। जो अप साइड से लग रहा होता है वो डाउन साइड से बराबर होता है, डायगोनल लग रहा होता है वो बॉटम डायगोनल से बराबर होता है। इसका मतलब है कि हर डायरेक्शन से जो एयर मॉलिक्यूल्स की बम्बार्डमेंट है वो इक्वल है, कोलिजन इक्वल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, हर कोई एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है और नेट प्रेशर जो फील होता है वो हमें जीरो फील होता है। इसी तरह बेटा अगर आप ये देखो तो जितनी ज़्यादा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक तो चीज़ हमें क्लियर होगी, प्रेशर इन फ्लूइड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक स्विमर है जो कि वाटर सरफेस के करीब स्विम कर रहा है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर है वो एक्ट कर रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू द स्विमर जो कि बॉटम के करीब है, जो कि बिल्कुल डेप्थ में है, इसके ऊपर जो प्रेशर है वो ज़्यादा अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर जो प्रेशर है वो क्या है, कम अप्लाई हो रहा है। थोड़ी सी चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, आई नो दैट, लेकिन इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह समराइज़ करते हैं, कुछ इस पे मज़ीद फोकस करते हैं जो हमने अभी तक जितना पढ़ लिया है, फिर इसके बाद हम एक फार्मूले के ऊपर चलेंगे और आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी, घबराना परेशान नहीं होना। सो दैट्स मीन बेटा स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो जी यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे कितना हमारे पास प्रेशर हो गया, 0 पास्कल। दैट्स मीन के एयर मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर यहाँ पे 0 है स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं, जैसे ही हम फॉर एग्जांपल इन्होंने एक पॉइंट लिया हुआ है कि 11 किलोमीटर अबव द सी लेवल, यहाँ पे जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है वो स्टूडेंट्स कितना है, 25 किलो पास्कल है। इसी तरह अगर आप एयर प्रेशर देखो, थोड़ा सा और नीचे आओ तो ये 50 होता है और बिल्कुल सी लेवल पे ये प्रेशर कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 100 किलो पास्कल हो जाता है। तो आपने ये चीज़ याद कर ली है कि सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, PATM कर लो, PATM कर लीजिएगा इसको प्रॉपर, ओके। सो PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर, वो कितना है, 101 ओके 3 to 5 पास्कल है। लेकिन चले फिलहाल अभी हमने नहीं पढ़ा तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, किलो पास्कल कर लेते हैं, 100 किलो पास्कल कर लेते हैं। अभी इसमें हम मजीद इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके, अब वो जो एक एयर था उसका लेवल तो ख़त्म हो गया, यहाँ तक एयर थी तो हमने देख लिया यहाँ पे 0 पास्कल, ओके। और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं 25 हुआ, 50 हुआ, और सबसे हमें सी लेवल पे जो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है वो कितना है, 100 किलो पास्कल मिल रहा है। इसके बाद अब क्या स्टार्ट हो रहा है, यहां से हम वाटर स्टार्ट कर रहे हैं, ओशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जैसे जैसे हम वाटर के अंदर, ओशन के अंदर डेप्थ में नीचे की तरफ आएंगे, डेप्थ में मतलब नीचे की तरफ आएंगे, बॉटम की तरफ आएंगे, सो प्रेशर वैसे वैसे आपको मालूम है कि क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो हम ये वैल्यूज लिखी हुई है बेटा, यहाँ पे 0 लिखी हुई है, यहाँ पे 100 किलो पास्कल, यहाँ पे 200। दैट्स मीन जैसे ही आप 20 मीटर डेप्थ पे आए जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, 30 पास्कल हो गया है, ठीक है। अब बेटा इस पूरी स्लाइड से, ठीक है, अब हमने यहाँ से पॉइंट क्या लिया, हमें अब पॉइंट को समझना है कि क्या मतलब सर कि ये जो प्रेशर है ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये अच्छी बात है, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब इसको समराइज़ करते हैं और देखते हैं कि अब हमने इसको अंडरस्टैंड किस तरह किया। सो बेटा आसान कर लेते हैं, प्रेशर किसी, मैं इस पॉइंट पे प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट है बेटा A, सो मैं कह रहा हूँ प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे 2 प्रेशर इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन सा प्रेशर, एक वो प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक की प्रेशर की वजह से है, एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से है, ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला जो एयर लगा रहा है वाटर के ऊपर, नीचे की तरफ जो है वो डाउनवर्ड पुश लगा रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है, प्लस इस पॉइंट के ऊपर वाटर भी तो फोर्स लगा रहा है ना, हर डायरेक्शन से, क्लियर, ठीक हो गया। सो जब ये हर डायरेक्शन से एक के ऊपर फोर्स लग रही है या प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सो हम कह सकते हैं कि एक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से है और दूसरा जो प्रेशर है वो हम बात कर लेते हैं वाटर की वजह से है, ओशन की वजह से। सो इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लो ना, इस पॉइंट पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और उसने कितना वेट उठाया हुआ है, उसने कितनी चीज़ों को सपोर्ट किया हुआ है, उसने ना सिर्फ इस ओशन का वेट उठाया हुआ है, सॉरी ओके, ना सिर्फ इस ओशन का उसने वेट उठाया हुआ है, बल्कि जो ऊपर एयर है इसने इसका भी जो वेट है वो उठाया हुआ है। सो प्रेशर कितनी हुआ, इस ए पॉइंट पे प्रेशर कितना हुआ, PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एयर लगा रही है, प्रेशर ड्यू टू वाटर जो कि वाटर लगा रहा है, किस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, इस फिश के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए वो 2 प्रेशर हैं, दोबारा दोहराइए ज़हन में बेटा, PATM
एंड P वाटर। थोड़ा सा लेक्चर को इंटरेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, आप भी कहेंगे कि क्या सर प्रैक्टिकल चीज़ भी कोई दिखा देंगे जिसमें प्रेशर हमें अप्लाई होता हुआ नजर आए। तो ये एक सिंपल सा हम एक्सपेरिमेंट बच्चों को करवाते हैं जिसमें कैन क्रशर एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें होता क्या बेटा कि आपने एक कैन को हीट करना है और हीट करने के बाद उसको सडन कूलिंग करनी है, क्वेंचिंग करनी है। क्लियर? अगर बिफोर हीटिंग आप इस कैन को चेक करो और इमेजिन करो इसके ऊपर कोई लिड नहीं है, दैट्स मीन कि एयर अंदर जा सकती है, एयर अंदर चली गई है, ठीक है। तो आप इमेजिन करोगे कि जितना अंदर से प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, दैट्स मीन के अंदर के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ जो प्रेशर लगा रहे हैं, वैसे ही क्या हो रहा है, बाहर के जो एटम्स हैं एयर के वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और केन की जो शेप है वो चेंज नहीं हो रही। हम बेटा इसको क्या करने लगे, इसको अब हम हीट करने लगे हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जस्ट बिकॉज के टेम्परेचर के इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो गया। पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो आपको एरोस छोटे नजर आ रहे हैं, अंदर अंदर वाले एरोस। प्रॉब्लम क्या है बेटा, जैसे ही आप इसको सडन कूल करते हो, इसको ठंडे पानी के अंदर डालते हो, अंदर की जो स्टीम है वो फौरन किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होती है। जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो दैट्स मीन के एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी होगी तो अंदर प्रेशर खुद ब खुद क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ओके, जब डिक्रीज होता है तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए बेटा, कैन क्रशर एक्सपेरिमेंट है, इसको हीट किया जा रहा है स्टोव के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, जैसे इसको ठंडे पानी में डाला फौरन क्या हुआ, इसकी शेप पूरी की पूरी चेंज हो गई, ये कंप्रेस हो चुका है। दोबारा देखिए, ये चेक कीजिए, कंप्लीट इसकी जो शेप है ये बेटा चेंज हो गई है। हमने क्या, ये घर में ट्राई कीजिएगा, एक कैन है, इसको हीट करें और फिर इसको सडन कूल करें तो अंदर का प्रेशर फ़ौरन क्या होता है, रिड्यूस होता है। बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम है, पूरे एयर की प्रेशर लगा रहा है, वाटर प्रेशर लगा रहा है, जिसके बाद ये क्या हो जाता है, जो कैन है ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कभी आ जाता है P2 में इस किस्म का क्वेश्चन, जहाँ पे वो एक साइड प्रेशर की वैल्यू आपको दे देता है ज़्यादा और एक साइड प्रेशर की वैल्यू आपको कम दे देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है बेटा वो ज़्यादा है, इस एरिया में जो एयर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो एज कंपेयर टू द ए पार्ट कम है। क्यों ऐसा हमें कैसे पता चला? ऑब्वियसली प्रेशर है ना, तो प्रेशर का मतलब क्या है कि एयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, किसके साथ, इस वॉल के साथ। तो इसका मतलब है वहां पे एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज्यादा है, तभी तो प्रेशर ज्यादा है। क्लियर? सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉकेज। तो ए पॉइंट पे ये ब्लॉकेज है, ये हमने स्टॉपर लगाया हुआ है, इस पॉइंट पे फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, कब, जब एक साइड पे प्रेशर 8000 हो, दूसरी साइड पे प्रेशर क्या हो बेटा, बोले शाबाश, 3000 हो। क्लियर? अब याद रखिएगा बेटा, हर चीज हाई प्रेशर से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करती है, अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहती है। आप टी के अंदर एक कोल्ड मिल्क को ऐड करो तो क्या होगा, वो जो हॉट मिल्क का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों का टेम्परेचर, मिल्क का टेम्परेचर, टी का टेम्परेचर, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है हर चीज क्या चाहती है कि वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ खुद ब खुद आए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ खुद ब खुद आए, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ खुद आए। ठीक है, उसको कहते हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ चीजें खुद ब खुद ट्रैवल करती हैं। क्लियर हो गया? सो इमेजिन करो अगर मैं ये स्टॉपर हटाऊं तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स रश करेंगे किसकी तरफ, लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। ऐसा ही है, इसको केमिस्ट्री में आप डिफ्यूजन के नाम से टॉपिक जानते हैं। क्लियर हो गया? सो अब बेटा अगर मैं कहूं कि हमने इस स्टॉपर के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है, अगर ये मैं कहूं कि फाइंड आउट करके दें आप, तो आपने किस तरह बेटा फाइंड आउट करना है, इसका फार्मूला है एफ फ्लूइड इज इक्वल टू डेल्टा पी मल्टीप्लाई है, ये वही फार्मूला है बेटा, चेंजिंग नहीं है। एफ इज इक्वल पी इज इक्वल सॉरी एफ ओवर ए है, लेकिन इस केस में हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं, डेल्टा का साइन लगा रहे हैं, और डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा बेटा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन प्रेशर को। सो आप क्या करोगे इसमें, एफ फ्लूइड दैट्स मीन कि हमने फाइंड आउट करनी इज इक्वल टू पी ए माइनस पी बी, हाई प्रेशर को लो प्रेशर से माइनस करके आप एरिया के साथ ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? सो क्या हो जाएगा आंसर, 8000 माइनस 3000 मल्टीप्लाई 0.002 करेंगे बेटा, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू जो कि ए पॉइंट पे लग रही है ये निकल आएगी। क्या रिजल्ट निकला,
ज़रा ध्यान से बेटा आप लोगों ने देखना है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन अंटिल इक्विलिब्रियम। जब तक प्रेशर सेम होगा तब तक, प्रेशर सेम नहीं होगा तब तक जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ जो ट्रांसफर है मॉलिक्यूल्स का, ये होता रहेगा, ये होता रहेगा। क्लियर हो गया? सेम इसी तरह ये जो समर्स में हवाएं चलती हैं, सी एंड जो लैंड ब्रीज है साहिल पे चल रही होती हैं, ये भी इसी मैकेनिज्म के बेस पे चलती है। एक साइड पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक साइड पे हाई प्रेशर बेटा क्रिएट होता है। तो क्या होता है, वो चीज़ें शफल होती हैं, वार्म एयर ऊपर उठती है, कोल्ड एयर उसकी जगह लेने के लिए नीचे आ जाती है, फिर वो वार्म होकर ऊपर उठती है। तो एक सर्कल कंप्लीट चलता रहता है। क्लियर? सो ओके, सो अब ये जितने भी हमने बात की, पूरी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई, फ्लूइड प्रेशर की बात की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की, ठीक है। सो अब मैं आपको हम एक फार्मूले की तरफ चलते हैं। ये फार्मूला आपको क्या बताता है? ये फार्मूला आपको बता रहा है लिक्विड में प्रेशर फाइंड आउट करने का फार्मूला है। क्लियर? प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? हमने इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन में बेटा नहीं जाना ना, हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। हमें डायरेक्ट इसके फार्मूले पे फोकस करना है। ये फार्मूला कहता है कि P इज इक्वल टू रो जी एच। सो बेटा रो क्या चीज है? रो है आपके पास डेंसिटी, ओके। जी क्या है? कुछ बच्चे इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह देंगे, बेहतर है कि ये कहें जो मैं लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ओके स्टूडेंट्स, ओके। इसके साथ दो फैक्टर इन्वॉल्व हो गए। थर्ड फैक्टर क्या इन्वॉल्व हो रहा है? हाइट ऑफ कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर हो गया? दैट्स मीन पता क्या चल रहा है? पता ये चल रहा है बेटा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब है एक स्विमिंग पूल मेरे पास वाटर का है और वही स्विमिंग पूल में भर दूं, उसके हनी के साथ एक स्विमिंग पूल भर दूं, तो मैं देखूंगा कि जो हनी का स्विमिंग पूल है उसमें किसी भी पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्विमिंग पूल दैट कंटेन वाटर। ओके, सो इसका मतलब है डेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे, लिक्विड की प्रेशर वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। ऑल क्लियर? सेकेंड पॉइंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बेटा क्या वैल्यू होती है? जल्दी से बता दें। G इज इक्वल टू, बोले शाबाश, 9.8 न्यूटन पर केजी या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आप पहले आपके जहन में आया होगा। क्लियर? दैट्स मीन कि अगर प्रेशर फाइंड आउट करें किसी भी लिक्विड के अंदर, हम अर्थ पे रहते हुए, तो वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है। लेकिन अगर हम किसी और ऐसे प्लैनेट पे जाएं जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है, और ज्यादा होती है बेटा बहुत से प्लैनेट्स पे, तो वहां पे हमें प्रेशर ज्यादा फील होगा एज कंपेयर टू अर्थ। क्लियर? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ओके, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। दैट्स मीन जितनी ज्यादा बेटा डेप्थ में जाओगे प्रेशर वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। सो यहां देखिए, ये एक पर्सन स्विमर यहां पे, एक स्विमर यहां पे। सो किसको ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है? नीचे वाले को। क्यों? क्योंकि इसकी वाटर सरफेस से हाइट जो है ये ज्यादा है। अगर हाइट ज्यादा होगी तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? ओके, हम एक और बात हम डिस्कस करें, हमने स्टार्ट में भी बेटा हमने सॉरी ये डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक बीकर के, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर पानी हमने भरा और इसके यहाँ पे 3 होल कर दिए। हमने देखा कि नीचे वाले की जो वाटर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत दूर तक गिर रहा है, जबकि जो टॉप वाला है वो स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं है और जल्दी नीचे गिर रहा है। दैट्स मीन जो कर्व पाता है वो उसका ज़्यादा है और नीचे आ जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न अगेन बेटा वही है, यहाँ पे हाइट कम है, वाटर की सरफेस से हाइट यहाँ पे क्या है? कम है, तो बेटा प्रेशर यहाँ पे एज कंपेयर टू द बॉटम यहाँ पे कम है। जैसे ही बेटा मैं क्या करूँ, प्रेशर की हाइट का फैक्टर नीचे करता जाऊंगा, हाइट का फैक्टर इंक्रीज करता जाऊंगा, डेप्थ में आता जाऊंगा, बॉटम में आता जाऊंगा, वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू बेटा इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज है, ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा, तो ऑब्वियसली जो वाटर की स्पीड है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे बाहर जो वाटर निकल रहा है वो ज्यादा स्पीडली बाहर निकलेगा और काफी दूर तक जाएगा। सो बेटा इस लेक्चर को यहीं तक हम एंड करते हैं, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर के इस पूरे चैप्टर को हम कोशिश करेंगे एंड करने की। हम मज़ीद कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ P2 के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।